हाय एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे INCHO 2023 का प्रॉब्लम नंबर 2। रिएक्शन का नाम है मेलार्ड रिएक्शन और इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फ्राइड एंड बेक्ड foods such as chips, biscuits, breads, namkeens, etc. and many other cooked foods have a distinctive flavor which makes them taste and smell good। मतलब क्वेश्चन अगेन टेस्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन है, स्मेल रिलेटेड क्वेश्चन है एंड रिएक्शन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन, दिस फ्लेवर इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ सीरीज ऑफ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। मतलब एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है इस रिएक्शन में, बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर। मतलब बायोमोलिक्यूल्स का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन इस प्रॉब्लम में अमीनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी रिएक्शंस होने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, विच इंक्रीज विद द टेम्परेचर एंड प्रोसीड रैपिडली अराउंड 140 to 165 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि रिएक्शन की रेट काफ़ी अच्छी खासी होती है इस टेम्परेचर के दौरान। दीज रिएक्शंस यूज वाटर इन द फूड प्रोडक्ट एज अ रिएक्शन मीडियम, सॉल्वेंट वाटर यूज़ किया गया है। द सेट ऑफ रिएक्शंस आर द मेजर कॉज ऑफ ब्राउनिंग ऑफ फूड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज नोन एज द मेलार्ड रिएक्शन, रिपोर्टेड फर्स्ट बाय लुइस कैमिल मेलार्ड इन 1912। Maillard reaction between a pair of reducing sugar and amino acid molecule may proceed via multiple pathways producing a range of compounds। मतलब जब अमीनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर को रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे और इनमें से दो कैटेगरीज हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें दो कैटेगरीज ऑब्टेन हो रही है। दे आर नंबर 1 इज इन एमिनॉल्स एंड दूसरी कैटेगरी है अल्फा डाई कार्बोनिल्स। तो इन एमिनॉल्स क्वेश्चन डिफाइन भी कर दिया होगा, नेम इज़ वेरी स्पेसिफिक। इन मतलब एक अल्कीन सेगमेंट, एमीन मतलब एक अमाइन सेगमेंट एंड ऑल मतलब एक अल्कोहल सेगमेंट भी सेम कंपाउंड में ऑब्टेन्ड है, दैट इज एन इन एमिनॉल। एंड अल्फा डाइकार्बोनिल वेरी क्लियर, यानी कि एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। हियर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फर्स्ट प्रोडक्ट ए ऑफ द मेलार्ड रिएक्शन एज ग्लूकोज। ये कंपाउंड में ग्लूकोज दिया गया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज क्लियरली नेग्लेक्टेड है एंड हमें उसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि इसके कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो कर रहा है। विद एन अमीनो एसिड, यहाँ पे एक अमीनो एसिड गिवन है, तो अमीनो एसिड एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे प्रोटीन लिख दिया, मतलब हमें ऑब्वियसली पता है अगर ये प्रोटीन है अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है, तो ऑब्वियसली उसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नेग्लेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू ड्रॉ द प्रोडक्ट ए। तो लेट अस एनालाइज कि आखिर प्रोडक्ट कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो सोचते तो बहुत क्लियरली समझ में आता है, इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक डेल्टा प्लस है एंड न्यूक्लियोफिलिक साइट के नाम पे एक इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ प्रेजेंट है। बट ऑब्वियसली जब एक एक्सटर्नल एजेंट प्रेजेंट है तो इंटरनल को हम क्यों प्रेफरेंस देंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि इंटरनल को प्रेफरेंस नहीं मिलती होगी, बट प्रोडक्ट बनाना है तो ऑब्वियसली इसका भी रोल होगा। तो इस पूरे सेगमेंट में एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट है, दैट इज दिस। प्रोटीन के सेगमेंट को टोटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर में कुछ भी हो सकता है। हो ही सकता है कि इसके अंदर जैसे लाइसिन सेगमेंट होगा, उसके अंदर एक और NH2 प्रेजेंट होगा जो कि बेटर लोन पेयर डोनेटर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बट हाँ, हम लोग उस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो बहुत ही क्लियरली ये रिएक्शन होगी। दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड NH2Z रिएक्शन जो आपने बेसिक लेवल NCERT लेवल पे आपने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा। एल्डिहाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहाँ पे रिएक्शन कुछ इस प्रकार फॉलो करता है। मैकेनिज्म में इसका बता देता हूँ। ये इसके ऊपर अटैक करता है, O पे आता है नेगेटिव, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होके ये बनाता है एक ऐसा कंपाउंड एंड देन फाइनली एक और बार सिंस pH इस मीडियम का एसिडिक होता है तो ये फिर फर्दर प्रोटोनेट होके यहाँ पे एक रिवर्जन हो जाता है जिससे फॉर्म हो जाता है इमाइन। ये डिटेल में आपने पढ़ा होगा अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर। इसका मैकेनिज्म स्टीरियोकेमिस्ट्री भी प्रोडक्ट शो करता है, बट अभी उसे हमने नेग्लेक्ट करना है। तो इसी मैकेनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, एंड फाइनली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये N एंड फाइनली यहाँ पे एक प्रोटीन सेगमेंट ऑब्टेन हो जाएगा। दैट इज़ द आंसर। बट अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है। ए हमें क्लियरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कि इन एमिनॉल है, तो इन एमिनॉल होना भी चाहिए। क्या ये इन एमिनॉल है? ये अल्कोहल तो है लेकिन ये इनामाइन नहीं है, ये इमाइन है। तो हमारा
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इनामाइन बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि दिस इज़ नॉट एन इमाइनॉल। ये ऐसे नहीं कह रहा कि ये है, ये कह रहा है इनामिनॉल है। तो ऑफ कोर्स बोथ आर डिफरेंट, तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसको टोडोमराइज कराएंगे हम लोग, तो इसका एक टोडोमरिक फॉर्म बनाएंगे। और क्वेश्चन कह भी रहा है कि ए के 4 टोडोमरिक फॉर्म्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ 1। सेकेंड केस क्या बन जाएगा, इसको टोडोमराइज कराओ, NH प्रोटीन, क्लियर कट, ये भी इसका एक टोडोमरिक फॉर्म हो गया। एंड दिस इज एक्चुअली इन एमिनॉल, इन अमाइन ऑल, दैट्स एन इन एमिनॉल। अब इसके फर्दर टोडोमरिक फॉर्म्स बनाते हैं। इसके फर्दर टोडोमरिक फॉर्म्स कैसे कैसे हो जाएंगे, और हमें इसके कुछ बनाने हैं तो बना लेते हैं, क्योंकि ये इनॉल बॉन्ड है, ये टोडोमराइज करके कीटो बना लेगा। ये बन जाएगा, ये एक टोडोमरिक फॉर्म बन जाएगी। और भी टोडोमरिक फॉर्म्स पॉसिबल है, जैसे अब ये एक और टोडोमरिक फॉर्म पॉसिबल होगा जिसमें ये अल्कोहल ग्रुप इसका टोडोमराइज करेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का टोडोमरिज्म, जिससे कि एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एंड दैट इज दिस वन, जो आपने पढ़ा होगा। इन डायोल इंटरमीडिएट भी आपने पढ़ा होगा, जिसके थ्रू आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी करते हैं अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के इंटर कन्वर्जन की इन सम मीडियम, इन डायल इंटरमीडिएट। फाइनली आप चाहे तो इसको भी टोडोमराइज करके यहाँ पे डबल बॉन्ड ला सकते थे और यहाँ पे इसको वेज बना सकते थे। बहुत सारे टोडोमर्स पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें सिर्फ 4 मांगे हैं, तो हम लोग सिर्फ 4 ही बनाएंगे। तो दैट्स आर 1 2 3 4, तो 4 टोडोमर्स जो हमने बना लिया। आप फर्दर बहुत सारे टोडोमरिज्म इसमें करवा सकते हैं, ये एच भी टोडोमराइज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। तो दैट द आंसर टू प्रॉब्लम नंबर 1। ये है प्रॉब्लम 2.2। प्रॉब्लम 2.2 क्या कह रहा है कि इस बार हम लोग सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन के एकदम स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये मेलार्ड रिएक्शन से कई सारे वैरायटीज़ मिल सकते हैं, जिनमें से एक इन एमिनॉल हमने प्रॉब्लम 2.1 में बना लिया। सेकेंड वैरायटी अल्फा डाइकार्बोनिल्स पे चर्चा करनी है हमें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन एमिनॉल बनता है वो ड्यू टू सम रिएक्शन, ड्यू टू सम फर्दर इंटरनल स्टेप्स, वो अल्फा डाइकार्बोनिल फॉर्म करता है। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 1,2-इनामोल बी, ये वाला कंपाउंड जो हमें ऑब्टेन हुआ है ग्लूकोज से, मतलब कि इनमें से जो इन एमिनॉल है, इन एमिनॉल कौन सा है, ये वाला है, इसको एक बार बनाते हैं। और ग्लूकोज से बना तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर लो, तो C6 6 कार्बन है, प्रोटीन है, 5 ऑक्सीजन है, मीनिंग यही वाला कंपाउंड की बात चल रही है, इन एमिनॉल की बात हो रही है। तो लेट्स ड्रॉ दिस। प्रोटीन, ये है बी, क्लियर कट, दिस इज अ बी, एंड बी के कुछ होने से सी बनता है। तो एनालाइज करते हैं कि आखिर बी और सी में डिफरेंस किस बात का है। तो अगर समझे इस बात को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है, प्रोटीन सेगमेंट एज इट इज़ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक कमी आ रही है, 2 हाइड्रोजन में कमी आ रही है। तो इसका मतलब क्या, मैं कह सकता हूँ B2C प्रोसेस के अंदर एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा, तभी ये पॉसिबल है, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है। अब H2O मॉलिक्यूल कैसे रिलीज करेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। नहीं, काइंड ऑफ एक डिहाइड्रेशन हुआ है, कोई एक अल्कोहल यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, कि ऑक्सीजन कम हुआ है ना, तो मतलब कोई एक अल्कोहल डिहाइड्रेट कर चुका है। डिहाइड्रेशन कैसे करवाए जाएंगे, अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन किस बॉन्ड का पॉसिबल है। यहाँ से कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो डिहाइड्रेट कर सकता है। और क्लियरली अगर डीऑक्सीजोन का स्ट्रक्चर हम देखें तो दिस सेगमेंट रिमेन्स एज इट इज़, मीनिंग यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है यहाँ पे हुआ है। और क्लियरली समझ में आ रहा है ये अल्कोहल गायब हुआ है, मीनिंग डिहाइड्रेशन इस वाले बॉन्ड का हुआ होगा, लेकिन ये बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, तो डिहाइड्रेशन हो कैसे सकती है। इसका मतलब अब ये बात हमें समझनी आनी चाहिए कि अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो ये इनामाइन फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं हुआ है, मीनिंग कंपाउंड पहले अपने इनामाइन फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा ताकि ये वाली बॉन्ड डिहाइड्रेट हो सके।
कैसे इसको समझ सकते हैं, इस तरह से समझिए कि अगर मैं इस कंपाउंड का टॉटोमर बनाऊँ, क्योंकि ये मीडियम वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, एसिडिक मीडियम मान के चल सकते हैं, तो ये टॉटोमराइज करेगा अपने दूसरे फॉर्म में, अपने इमाइन फॉर्म में। जैसे ही इमाइन फॉर्म बनाएगा तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये वाली बॉन्ड डिहाइड्रेट हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ से अब H निकल सकता है एंड ये फाइनली ये OH निकल जाएगा। ये टॉटोमर्स है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, तो देयर इज नो चेंज एक्चुअल में। अब इसको हम डिहाइड्रेट अगर कराएंगे तो आप देखिएगा ध्यान से क्या होगा। जैसे ही वाटर निकलेगा तो इट विल फॉर्म, कि मुझको ये सेगमेंट सेम रखना है, तभी तो जाके डीऑक्सीजोन बनेगा। एंड यहाँ पे डबल OH, डबल बॉन्ड NH, प्रोटीन। आई होप यू आर गेटिंग इट। एलिमिनेट कर दिया, HOH निकल गया, पानी यहाँ से निकल गया, सीधा एलिमिनेशन स्टेप। ये है C। आप चाहे तो C का कीटो फॉर्म भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, इनामाइन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एक और बात समझने वाली, C से बन रहा है ये कंपाउंड, ये कैसे हो सकता है? अगेन अब मान लीजिए यहाँ पे किसी बच्चे ने इनामाइन बनाया होता, वो तब फंस जाता, फिर से फंसता हो, क्योंकि आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये सेगमेंट तो क्लियरली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डबल बॉन्ड, ये टोटोमराइज से डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन अगर यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है तो पक्का यहाँ इमाइन रहा होगा, मीनिंग ये स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। बेसिक या एसिडिक मीडियम, एसिडिक मान के चलता हूँ। दिस स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इमाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड, स्टेफन्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा NCERT लेवल पे। इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस ही प्रोड्यूस कर सकता है डीऑक्सीजोन। इसका मतलब अगर इसके ऊपर मैं HOH करा दूँ, जिस भी मेथड से आप मैकेनिस्टिक अप्रोच से भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। OH का अटैक N पे -H+ लिया एंड देन फर्दर रिवर्जन हो जाएगा, इससे बनेगा जो कंपाउंड दैट इज डीऑक्सीजोन। और क्लियरली आप बना भी सकते, बना भी देते, OH डबल बॉन्ड OH, ये टॉटोमराइज कर जाएगा एंड फाइनली यहाँ CHO, ये टॉटोमराइज कर जाएगा एंड फॉर्मिंग डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, माने अल्फा डाइकार्बोनिल फॉर्म हो चुका है। साथ ही साथ प्रोटीन NH2 अलग हो चुका है, मतलब अमीनो एसिड जो था वो भी सेपरेट हो गया है। दैट इज़ द आंसर, प्रॉब्लम C। आई होप ये समझ में आया होगा ये स्टेप, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एसेंशियल स्टेप टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम्स कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की, कि अगर किसी कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस या डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, जो कि आपको क्लियरली देख के समझ में आ रहा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो इसका मतलब वो अपने टॉटोमरिक फॉर्म में जाके हो रही होगी। ऐसा आपने प्रॉब्लम किया भी होगा। लेट मी जस्ट शो यू वन इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस। आपने ये प्रॉब्लम किया होगा अपने कभी भी क्लासेस लेवल पे, जैसे आपने पढ़ा होगा ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज करता है तो बनाता है ये फ्लोरोग्लिसरॉल। अब देखने को लग सकता है कि सर ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो गई, HOH करवा दिया आपने इसके ऊपर, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ये इनामाइन बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस होगी नहीं। लेकिन अगर बुक डेटा कहता है कि ये हाइड्रोलिसिस होके ये बन रहा है, इसका मतलब तब आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि ये कंपाउंड अपने टॉटोमरिक फॉर्म में जाता है। दैट इज दिस। देन इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है, फॉर्मिंग ट्राई कीटो कंपाउंड, देन वो ट्राई कीटो टोटोमराइज करके ये बनाता है। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम भी बेस्ड है, कि डायरेक्ट इनामाइन बॉन्ड के ऊपर डिहाइड्रेशन नहीं करवा सकते अगर इस सेगमेंट को सेम रखना है तो। दैट इज़ द हिंट, इस सेगमेंट को सेम रखना है, वरना तो बहुत पॉसिबिलिटीज, आप इस बॉन्ड का करा दो, इस बॉन्ड का करा दो, कुछ भी आप करा सकते हो, लेकिन इस सेगमेंट को सेम रखना है तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, इस बॉन्ड का डिहाइड्रेशन होना चाहिए। इस बॉन्ड का डिहाइड्रेशन करवाना है सच दैट डीऑक्सीजोन बने, तो एक ही पॉसिबिलिटीज है, इस इनामाइन को इमाइन में कन्वर्ट करके हाइड्रोलाइज करवाओ, जिससे कि फाइनली डीऑक्सीजोन बनेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज प्रॉब्लम 2.3। 2.3 कहता है कि रिएक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड विद शुगर्स इन मेलार्ड रिएक्शन इज pH डिपेंडेंट। अमीनो एसिड अस्पार्जिन का स्ट्रक्चर गिवन है हमें, हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सभी को पता होता है, अस्पार्जिन नाम भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमिनेंट स्पीशीज ऑफ अस्पार्जिन एट pH 7।
दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें आपने सबने पढ़ा होगा इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। pH 7 है तो क्लियरली इससे बेसिक मीडियम है। पी की ए गिवन है अल्फा पोजीशन और कार्बोक्सिलिक का, तो पीएच जब इसके पी की ए से ग्रेटर है तो मतलब इसके रिलेटिव में ये एक बेसिक मीडियम है, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट करेगा। एंड pH 7 तो इसके कंपैरिजन में ये एसिडिक है तो ऑब्वियसली NH3+ फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अमाइड बीइंग अ न्यूट्रल ग्रुप, सभी ने पढ़ा है कि अमाइड का जो लोन पेयर होता है हाईली डीलोकलाइज्ड होता है इसके ऊपर, साथ ही साथ इसके डीलोकलाइजेशन के चलते इसके ऊपर जो डेल्टा प्लस वो भी बहुत कम होता है। दैट्स वाई दिस इज ओवरऑल एक न्यूट्रल ग्रुप इसको माना जाता है, ना ही एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। दैट इज़ वाई द रिजल्ट इज़ वेरी डायरेक्टली, जो हम लोग कह सकते हैं इस प्रॉब्लम का रिजल्ट जो होने वाला है दैट इज COO- and NH3+. That's the answer for 2.3. Let us start problem 2.4. 2.4 से पहले एक इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि मेलार्ड रिएक्शन प्रोडक्ट जनरली एनहांस टेस्ट, कलर एंड फ्लेवर ऑफ फूड. However, longer cooking of food to the stage of charring can lead to production of toxic compounds having acrid flavors. मतलब कि कह रहा है जब खाने को बहुत लंबे देर तक कुक करते तो खाना जल जाता है, जिससे कि एक एक्रिड फ्लेवर उस कंपाउंड या उस कुक्ड फूड में आ जाता है. One such example is the reaction of alpha dicarbonyl with asparagine available in most foods to form acrylamide. ये acrylamide responsible है उस acrid flavor के लिए for the case of asparagine and इस alpha dicarbonyl clearly ये 3-deoxyozone ही है जो हमने अभी just 2.1 में and 2.2 में बनाया था, वही है इस कंपाउंड. क्वेश्चन अब कह रहा है फर्स्ट पार्ट 2.4 का कि इस पूरे रिएक्शन के दौरान DEFG क्या क्या होने वाला है. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो सोचते डी क्या होगा. डी क्लियरली C10 है तो इस कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन है और इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन, तो क्लियरली समझ आ रही है कि कंडेंसेशन टाइप कुछ हुआ होगा, दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन किए होंगे तभी जाके बना होगा. तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज कि क्या हो सकता है. तो एज सिंपल मैकेनिज्म जैसा जाता है फाइंडिंग द ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, तो इस कंपाउंड के अंदर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है. ये मतलब अमाइड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह सकते हैं, बट उससे कई हद तक बेटर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ मौजूद है, दैट इज़ इसका डेल्टा प्लस एंड इसका डेल्टा प्लस. क्लियरली CHO का डेल्टा प्लस बेटर है. आपने प्रॉपर्टीज़ बहुत पढ़ी है डेल्टा प्लस. एक तो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट है प्लस लेस हिंड्रेंस ऑफ द H ग्रुप, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट फिर भी चलेगा. तो यू नो वेरी क्लियरली कि कीटोन्स के कंपैरिजन में एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी जनरली ज़्यादा होती है. तो दैट्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. अब इस कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है. क्लियरली ये N का लोन पे न्यूक्लियोफाइलिक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है. और अमाइड हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया, इट्स कम्प्लीटली न्यूट्रल इन नेचर. कार्बोक्सिलिक ग्रुप नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल. यही एक है अल्फा पोजीशन का NH2 जो इसके ऊपर अटैक कर सकता है. तो अगेन NH2Z न्यूक्लियोफिलिक एडिशन NCERT लेवल की रिएक्शन है, तो ज़रा बना के देखते हैं क्या बनता है. तो लेट अस ड्रॉ इट सम हाउ. आप पलट भी सकते हो, स्टीरियो का की कोई सेंस नहीं बनता इस प्रॉब्लम के अंदर, तो आप जैसा चाहे उस ओरिएंटेशन में कंपाउंड को बना सकते हैं. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ टू मैच विद द ऑफिशियल आंसर की. आप चाहे तो इसको भी फ्लिप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही करेक्ट है. ये स्टीरियो केमिस्ट्री नेग्लेक्ट करने बोला है क्वेश्चन में. तो लेट अस ड्रॉ द आंसर. मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आई विल शो यू. या तो दिस इज़ द कंपाउंड दैट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लेते हैं. कुछ नहीं, मैंने सीधा सीधी कंडेंसेशन के मैकेनिज्म पूरे डिटेल में बताया था पहले प्रॉब्लम के अंदर, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू. पीएच, अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर अगर ये प्रोटोनेशन स्टेप होनी है तो पीएच जो है ऑब्वियसली 4.5 to 6 होना चाहिए. बट एक्चुअल में हमें उसका बहुत रोल नहीं प्ले करना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्योर सोर्स ऑफ H+ यहाँ मौजूद है, तो दैट विल इंटरफेयर फॉर श्योर इस पूरे रिएक्शन में. प्लस क्वेश्चन में कहा गया मीडियम एक्वस है, वाटर प्रेजेंट है मीडियम सॉल्ट में. क्वेश्चन की एकदम फर्स्ट स्लाइड में ही आपको दिखा होगा मीडियम एक्वस प्रेजेंट है. साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि सिंस टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो वाटर का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी बहुत हाई होगा, तो मतलब एक स्लाइट सोर्स ऑफ H+ प्रेजेंट है जो कि लाइक करवा सकता है, वरना कोई और स्कोप नहीं बचता इस रिएक्शन का. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर लेते हैं यार एक बार. C10, यप C10 इज ऑल डन. O7 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन 2 है एंड हाइड्रोजन भी क्लियरली बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी निकाल सकते हैं, बट हाँ दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म.
अब इसको एनालाइज करते हैं। ये तो डी बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ होगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, लिखना चाहिए हमें ये। अब डी से ई के ट्रांजिशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, आखिर अब क्या हुआ इनके बीच में। डी से ई को ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना डी से ई के ट्रांजिशन को। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ देख सकते हो कि डी से ई में एक कार्बन कम हो गया है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि कार्बन कम हो गया है? एनालाइज करो टोटल मॉलिक्यूल से क्या निकला है। एक कार्बन, हाइड्रोजन रिमेन सेम, नाइट्रोजन रिमेन सेम, 2 ऑक्सीजन। ओके, नाउ यू गेट इट वेरी क्लियरली कि दिस इज 1 मोल CO2 इज रिलीज फ्रॉम दैट कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल CO2 निकला है। ऑल राइट, मतलब दैट्स अ प्रेटी गुड थिंग। एक पूरा CO2 मॉलिक्यूल निकल गया, इसका मतलब दैट इज़ अ हीटिंग इफेक्ट। मतलब डी से इज़ नथिंग बट स्लाइट जेंटल हीटिंग इफेक्ट है ये। हीटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट? इस पूरे मॉलिक्यूल में हीटिंग इफेक्ट कौन शो करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेगा सबसे फास्ट। ऑब्वियसली जेमिनल डायोल्स भी हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे, बट हाँ वी नो सबसे बेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। एंड यहाँ पे बीटा गामा प्रेजेंट है, तो बहुत ही क्लियरली हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ भी तो अल्फ़ा बीटा गामा प्रेजेंट है। नहीं, यहाँ अल्फ़ा बीटा ही, सॉरी जस्ट एक मिस्टेक, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, दैट्स क्लियर नॉट। तो बीटा गामा अनसैचुरेशन, बीटा गामा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है सर, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत ही आसानी से ये CO2 निकल जाएगा जेंटल हीटिंग पे। दिस इज़ नॉट क्लियरली, तो यहाँ पे जस्ट एक एरर हो गया था। ये बीटा गामा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा है। तो जस्ट अब आपको पता ही पूरा मैकेनिस्टिक अप्रोच कि बीटा गामा की बॉन्ड अल्फ़ा बीटा में शिफ्ट हो जाती है। मैं मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा ये अपने रेगुलर क्लासेस में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स, दैट इज़ डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड इधर जाती है, ये इधर शिफ्ट होती है, ये O का नेगेटिव आता है, देन अगेन ये फॉर्म का होता है, एंड देन ये ऐसे इधर टूट जाती है। तो बेसिकली अगर मुझे कोई इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाना हो तो बहुत ही क्लियरली बना सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये R तो यहाँ पे है प्रेजेंट, O इधर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, एंड ठीक है। आप और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, लाइक हाँ ये इधर पे एक बॉन्ड होगी विद अ पार्शियल कैरेक्टर, यहाँ पे एक बॉन्ड है विद अ पार्शियल कैरेक्टर, एंड क्लियरली अब इसको मार्क कर दो आप। दिस इज़ अ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ भी एक सेम होगा, दैट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट। एंड क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से CO2 गैस वो एलिमिनेट हो गई, एंड फाइनली जो है यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। दिस वाज अल्फ़ा बीटा गामा, गामा की बॉन्ड ब्रेक हुई और बीटा और अल्फ़ा बीटा में बॉन्ड फॉर्म हो गई। तो मतलब कि फाइनली अगर मैं इसका हीटिंग इफेक्ट कराऊंगा तो CO2 गैस निकल जाएगी, एंड फाइनली ऑब्टेन होगा कुछ ऐसा। इधर आएगी डबल बॉन्ड, मैं इसको नीचे कर देता हूँ स्क्रीन को, इधर आएगी डबल बॉन्ड बीटा गामा N, डबल बॉन्ड OH, OH, OH। लेट अस मैच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्विकली। ये D था, ये E होने वाला है, एंड E का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है C9H16N2O5। तो C9 है क्या? यस एकदम होगा, एक कार्बन कम हो गया है, नाइट्रोजन 2 है, O कितने हैं? O5 है क्या? हाँ O5 भी है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज़ आर E। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जब हमें F और G पे कमेंट करना है। तो अब ज़रा इस पार्ट को भी एनालाइज करते हैं कि सर क्या मिल रहा है। C9H16N2O5 पे कुछ करके F और G मिल रहा है, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि F और G किस तरह से बन रहे हैं, बोल रहे कुछ करके अक्राइलामाइड बनाना है। तो F एंड G अब कुछ होना है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अल्फा डाइकार्बोनिल बन रहा है, F ये है अक्राइलामाइड बन रहा है। अब थोड़ा सोचना है यार, अक्राइलामाइड अगर बन रहा है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है इस सेगमेंट का प्रेजेंस से, मीनिंग कंपाउंड में अगर ये है तभी जाके अक्राइलामाइड बन सकता है, वरना तो पॉसिबल नहीं है अक्राइलामाइड बनने का। मीनिंग जो अक्राइलामाइड निकल रहा है दैट इज ड्यू टू दिस, यहाँ पे कुछ सेपरेशन हुआ होगा जिससे कि एक अक्राइलामाइड अलग हो गया होगा, ये सेगमेंट अलग हो गया होगा। लेकिन अब बात वही आती है कि
ये पॉसिबल कैसे है? अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस मान के चलूँ तो ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा, जैसे ही बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पे एक CHO आएगा, यहाँ पे एक CHO बॉन्ड प्रेजेंट होगी, कार्बन यहाँ पे एक प्रेजेंट है CHO के साथ, और यहाँ NH2 प्रेजेंट है। अगर ये कंपाउंड बन रहा है, क्या ये कभी अक्रेलामाइड दे पाएगा? क्या ऐसा कोई रिएक्शन है? आपने अपने सिलेबस में कहीं पढ़ा है कि यह CHO हटा के अक्रेलामाइड बन जा रहा है, ये अल्कीन बन जा रही है? दैट इज नॉट पॉसिबल। वैकर प्रोसेस पढ़ा था, वो इससे ये बनाना होगा तो एप्लीकेबल है, लेकिन उल्टा तो नहीं जा सकते। सिमिलरली यहाँ पे अगर अल्फा डाइकार्बोनिल बनाना है तो ये NH2 बन नहीं सकता। अगेन वही फंडा यूज़ करना है जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यूज़ किया था कि अगर हाइड्रोलाइसिस करके अक्रेलामाइड बनाना ही है तो इसको अपने टोटोमेरिक फॉर्म में जाना पड़ेगा। ले जाओ टोटोमेरिक फॉर्म में। यहीं से क्वेश्चन में एक ट्विस्ट भी आता है, NH2 डबल बॉन्ड O, टोटोमराइज कराओ इसको, N डबल बॉन्ड O, OH OH OH। दिस कंपाउंड डज सेटिस्फाई दिस लुक। जैसे ही मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ अल्फा डाइकार्बोनिल अगेन 3-डीऑक्सीओजोन मिल जा रहा है, यहाँ NH2 बन जाएगा, और ये NH2 डिहाइड्रेट काइंड ऑफ डिहाइड्रेट एलिमिनेशन शो करके अमोनिया निकाल के अक्रेलामाइड बनाएगा फॉर श्योर। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम, कि फिर से 2 बार प्रॉब्लम यूज़ करवा दिया अभी तक कि अगर हाइड्रोलाइज हो रहा है, अगर रिएक्शन हो रही है तो टोटोमेरिक फॉर्म में जाके हो रही होगी। हाउएवर ये भी इमाइन है, ये भी इमाइन है, बट येट देयर इज अ बिग डिफरेंस टू दिस प्रॉब्लम। अब डाउट आता है कि सर ई किसे माने, इसको माने कि इसको माने? तो मोर अप्रोप्रिएट है कि इसे ई मानना जाए, ये एक्चुअल में ई होना चाहिए। तो यही आंसर है कि भी ओलंपियाड ने दी है कि उन्होंने इसको ई माना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कईयों के दिमाग में डाउट है, जब कई लोग डायरेक्टली डी से ई देखते हैं उनको लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा बीटा गामा में इन्होंने अभी अल्फा बीटा पे बॉन्ड शिफ्ट नहीं कराया, क्योंकि जस्ट लुक एट दिस, कार्बोक्सिलिक एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट था, तो हिसाब से दिस इज अल्फा, दिस वॉज बीटा, दिस वॉज गामा, तो बीटा गामा को बीटा गामा पे रख दिया। लेकिन क्या एक्चुअल में वो करेक्ट है? नहीं, दैट इज रॉन्ग। बीटा गामा की बॉन्ड एक्चुअल में अल्फा बीटा में शिफ्ट होती है, वो दोबारा टोटोमराइज करके बीटा गामा पे आ जा रहा है। दैट इज वाई ओवरऑल देख के लग रहा है कि बीटा गामा रिमेन्स एट बीटा गामा। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। सेम आ रहे दोनों, मतलब हर बार नेसेसरी नहीं है कि बीटा गामा की बॉन्ड अल्फा बीटा पे शिफ्ट हो, वो वापस टोटोमराइज करके यहाँ पे आ सकता है। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कि अगर कोई बोले कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में रिलेशन क्या है, तो ऑन द वेरी फर्स्ट लुक हम लोग कहेंगे सर ये अल्कीन यहाँ है, ये अल्कीन यहाँ है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो विल से कि ये पोजीशन आइसोमर है। गलत बात, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये टोटोमर्स है। वो डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस तरह की प्रायोरिटी फॉलो करते हैं। हम लोग इन जनरल मान के चलते हैं कि पोजीशन आइसोमरिज्म काफ़ी लेस प्रायोरिटी में होता है अगर टोटोमरिज्म एग्जिस्ट करता है। दीज टू आर एक्चुअली टोटोमर्स एंड नॉट पोजीशन आइसोमर्स। तो दैट इज़ वाई ओलंपियाड ने इसका आंसर किया है। उन्होंने मिस्टेक नहीं की है, बीटा गामा की बॉन्ड अल्फा बीटा पे शिफ्ट हुई है, दोबारा क्योंकि रिएक्शन करवानी है वो टोटोमराइज करके बीटा गामा पे ले आए हैं। कई लोग इसे थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी से भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये शिफ्ट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट ये है, वो भी गलत ही है। अरे ट्रांजिशन स्टेट ही प्रूव करती, हीटिंग इफेक्ट का मैकेनिज्म ही है कि यार बीटा गामा की अल्फा बीटा में शिफ्ट होती है। कार्बोनाइल के केस के अंदर इनॉल बनता है, दैट वो वापस टोटोमराइज करके बीटा गामा पे डबल बॉन्ड बनता है। क्लियरली आई होप यू आर गेटिंग इट। आपने हीटिंग को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा अपने रेगुलर क्लासेस में। जो बीटा गामा अनसैचुरेशन कार्बोनिल के लिए जो डिफाइंड होती है उसकी मैकेनिज्म ऐसी होती है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, जो पहले ये हीट होके इनॉल बनाता है। एंड क्लियरली अब भी आप देख सकते हैं कि जो बीटा गामा की जो पाई बॉन्ड थी वो शिफ्ट होके अल्फ़ा बीटा पे आई है, लेकिन ये सेगमेंट टोटोमराइज कर सकता है। दैट इज़ वाई वापस से डबल बॉन्ड बना लेता है। इट सीम्स कि बीटा गामा पे ही रह गया, लेकिन एक्चुअल में हमेशा बीटा गामा की बॉन्ड अल्फा बीटा पे शिफ्ट होती है। अगर टोटोमेरिज्म का स्कोप होता है वो वापस से टोटोमराइज करके
बीटा का वहाँ पे आ जाता है। दैट इज़ वाई इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर ई ये होगा। अब इसका हम लोग फर्दर रिएक्शन करवाते हैं। फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा F जो हमारा होगा जिससे कि अक्राइलामाइड बन रहा है, दैट इज़ नथिंग बट दिस NH2। दिस इज F। इस NH2 से अमोनिया निकल के फाइनली मिल जाएगा अक्राइलामाइड जो कि एक्रिड फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो अल्फा डाइकार्बोनिल कंपाउंड G है दैट इज नथिंग बट डीऑक्सियोजोन CHO डबल बॉन्ड हो। आप उल्टा बना लो क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, मिरर इमेज नहीं कंसिडर करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री नेग्लेक्ट करके चल रहा है। दैट इज आवर G, दैट इज आवर F। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द प्रॉब्लम। एक और बार सुनिएगा पूरे प्रॉब्लम को टू एनालाइज इट वेरी परफेक्टली। दैट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम के पहले कुछ थ्योरी गिवन है कि अक्राइलामाइड जो हमने अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में बनाया ये कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड। एज इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लाइसिडामाइड। ये कंपाउंड बनाता है ग्लाइसिडामाइड बाय द एंजाइम साइटोक्रोम P450। CYP450 अक्राइलामाइड को इपॉक्सीडेशन करवा के ग्लाइसिडामाइड बनाता है। ये ग्लाइसिडामाइड DNA के साथ कोवेलेंटली रिएक्ट करता है जो कि लीड करता है कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ में। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये एक साइट S बनाना है हमें DNA ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ग्लाइसिडामाइड विथ ग्वानिन के साथ जो कि साइटोसिन के साथ बॉन्डेड है। स्ट्रक्चर पूरे क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप प्रॉब्लम देखो तो वहाँ पे यहाँ पे ये साइटोसिन भी गिवन है, बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ ग्वानिन के साथ डीलिंग करनी है। तो लेट अस स्टार्ट दिस एनालिसिस कि आखिर यहाँ पे क्या बन सकता है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स बनाने। तो पहले ग्लाइसिडामाइड को एनालाइज करते हैं। तो ग्लाइसिडामाइड अब क्या है? अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता, ना इलेक्ट्रोफिलिक है ना न्यूक्लियोफिलिक है। बहुत रेयर केसेस में वो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। एंड इपॉक्साइड रिंग O का लोन पेयर बहुत लुइस एसिड वगैरह के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक शो करता है, जो कि यहाँ भी कुछ भी वैसा नहीं है। तो ये क्लियरली ये भी न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। तो बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है ड्यू टू द एंगलस्ट्रेन पाई कैरेक्टर, बेयर्स एंगलस्ट्रेन थ्योरी या फिर जो डांसिंग रेजोनेंस आपने जैसे पढ़ा 3 मेंबर्ड के अंदर पाई कैरेक्टर के चलते यहाँ पे डेल्टा प्लस एग्जिस्ट करेगा। एंड ये काफ़ी अच्छा एक अटैकिंग साइट की तरह बिहेव करेगा। ऑफ कोर्स यू नो थ्योरी में आपने पढ़ा इपॉक्साइड रिंग्स बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, 3 मेंबर स्पेशली। 5 मेंबर 6 मेंबर रिएक्ट नहीं करते, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। लेकिन 3 मेंबर बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं ड्यू टू पोलैरिटी का तो मामला है ही, साथ ही साथ यहाँ पाई कैरेक्टर का भी मामला है। पूरा आपने डिटेल में पढ़ा होगा बेयर्स एंगलस्ट्रेन थ्योरी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को। तो क्लियरली दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक साइट। अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, समझ में आ गया। अब इस कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक साइट ढूंढना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन होगी, तभी तो कोवैलेंटली इंटरैक्ट करेंगे। वरना तो देखो अब आयनिक करना चाहो तो आप बोले कि हाँ इसके साथ इंटरैक्शन हो गया, वैसा नहीं, कोवैलेंटली इंटरैक्ट। तो न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड में ढूंढना है। तब बात है न्यूक्लियोफाइल कौन होगा यार, कौन है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक? क्लियरली यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है न्यूक्लियोफिलिक जैसा। ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल डीलोकलाइज्ड है, ये भी तगड़ा डीलोकलाइज्ड है। ये आपने समझा होगा गुआनिडीन लाइक सेगमेंट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के चलते डीलोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड मतलब सारे के सारे डीलोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। अब बात करें इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा सर ये वाला एक्सट्रीमली हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस। फर्स्टली तो ये sp2 है, sp2 तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई लेवल पे बढ़ा रहा होगा ये n, क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज होके इस पे जा रहा है। ये बहुत हाई डेंसिटी वाला होगा। आपने पढ़ा होगा गुआनिडीन एमिडीन की, आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है डिटेल के अंदर, आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड बेस थ्योरी इंडीड अमीनो एसिड्स में ही पढ़ा होगा कि गुआनिडीन इज़ वेरी हाई वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि और ये लोन पर सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करता है गुआनिडीन का। अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, गुआनिडीन कुछ ऐसा दिखता है, पूछा जाता है P and Q
कौन ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, मतलब कौन ज़्यादा अच्छा डोनेटिंग टेंडेंसी है, ये डीलोकलाइज हो गई, इस पे जा रहा है, मीनिंग इस क्यू की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है और इनको सुपर बेसिस भी कहलाते हैं। तो क्लियरली इस लोन पेयर का इंटरेक्शन होगा, तो वेरी क्लियर दिस इज आर न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे ओलंपियाड ने एक मिस्टेक की कि अटैक कहाँ होगा, यहाँ कि यहाँ। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें पढ़ाया गया है कि एज रिंग ओपनिंग के केस में जहाँ प्लस स्टेबल होता है वहाँ से ओपन करना है। गलत बात है, ये कोई नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं है, ये एक इपॉक्साइड रिंग है न्यूट्रल। एनसीसीज के केस में आपने पढ़ा होगा, ये इंटरेक्ट करता, अगर इस कंपाउंड के अंदर कोई भी टाइप का एक लुईस बेस या कुछ प्रेजेंट होता तब 100% आप ये कहते हैं कि सर ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है एंड ये पार्शियल सिग्मा कैरेक्टर होता है, तो अटैक यहाँ पे होता है जहाँ पे डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन दिस इज ए न्यूट्रल रिंग, न्यूट्रल रिंग नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो आपको पता होगा SN2 मैकेनिज्म के दो ही पैरामीटर्स होते हैं, विड्रॉइंग इफेक्ट एंड हिंड्रेंस। अब जो स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हिंड्रेंस है, तो वो अटैक कराएंगे यहाँ पे, जो हिंड्रेंस से जाएंगे कि भाई अटैक तो इस पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि दिस इज लेस हिंड्रेड, यहाँ से अटैक होना मुश्किल है कि यहाँ पे इसका रिपल्शन है, इसका रिपल्शन, तो यहाँ से वो अटैक कराएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सर अगर विड्रॉइंग इफेक्ट को कंसिडर करे तो इस डबल बॉन्डों का विड्रॉइंग इफेक्ट भी प्रेजेंट है, तो अटैक यहाँ से होना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत ही क्लियर, SN2 के अंदर में पढ़ा होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट आपने पढ़ी होगी बहुत ही क्लियर वाली, कि एक हाईली नेगेटिव एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है लीविंग ग्रुप, यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल एंट्री मारते हैं ऐसे X निकलता है, आपने ट्रांजिशन स्टेट बनाई होगी ना, कि इसको विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। और बुकिश डेटा भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंट रिएक्शन रेट्स को 1 लाख टाइम्स भी इंक्रीज कर देती है। लेकिन अब डाउट हो गया, आइडियली स्पीकिंग अटैक यहाँ से होना चाहिए क्योंकि विड्रॉइंग इफेक्ट का इम्पैक्ट बहुत हाई है। लेकिन अब फिर से एक डाउटफुल मैटर आ गया कि सर विड्रॉइंग इफेक्ट है लेकिन अमाइड का है, जहाँ ऑलरेडी डेफिशिएंसी बहुत कम है ड्यू टू दिस एन के लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो गया, आप ये प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि कहाँ से अटैक होगा। हिंड्रेंस से जाओगे तो यहाँ से अटैक होना चाहिए, और विड्रॉइंग इफेक्ट से जाओगे तो यहाँ से अटैक होना चाहिए। तो ओलंपियाड ने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया, और ओलंपियाड ने कोई हिंट भी नहीं दिया। अगर वो कह देते कि यार प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है तो हम समझ गए तो यहाँ से अटैक हुआ, अगर बोलते सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है तो हम समझ जाते यहाँ से अटैक हुआ है। उसने किसी भी टाइप का हिंट नहीं दिया। तो इन दैट केस ओलंपियाड ने फाइनली 2 आंसर कीज रिलीज़ की थी इसकी, जहाँ से उन्होंने यहाँ से भी अटैक को कंसिडर किया, यहाँ से भी अटैक को कंसिडर किया। तो कोई भी डाउट नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप फंसे तो आप उनमें से कोई भी एक करके आइए, 2 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ रेकमेंडेड है कि जो आपको सबसे सही लगे आप वो मार्क करके आए। तो लेट अस डू द अटैक। यहाँ से अटैक होगा, यहाँ से अटैक कराते, पहले लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक कराते ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है। एक बार बनाते हैं जरिए, DNA बैकबोन हो गया, ये रहा स्ट्रक्चर N, फिर यहाँ पे भी N हो गया। आप चाहते हो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाने में क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ से लोन पेयर गया, फिर यहाँ डेंसिटी आई, फिर अटैक हुआ, नॉट अ बिग डील, दोनों सेम ही है। NH2 NH एंड फाइनली कार्बोनिल, और फाइनली यहाँ से अटैक हुआ है ना, तो अब यहाँ पे अब बना लो इसको, यहाँ पे अटैक करवाऊँ ना मैंने, तो ये बना इधर, ये जाएगा फिर इधर पे, ये रहा OH, इधर प्लस बना लो यार एक, क्योंकि 4 बॉन्डेड है। आई होप यू आर फॉलोइंग। मैंने यहाँ पे अटैक करा तो ये बॉन्ड टूटी, ये OH इधर आया तो OH इधर, एंड फाइनली जो है ये डबल बॉन्ड O NH2। दैट इज़ द रेस फर्स्ट पार्ट। और अगर मैं दूसरे वाले केस को कंसिडर करता तो क्या हो जाता, फिर से बना लेते, N बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड O NH NH2, एंड फाइनली ये चीज़ यहाँ पे बन गई। अब यहाँ से अटैक कराएंगे, ये यहाँ से खुलेगी, तो यहाँ से अगर अटैक कराए तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे एक, फिर 2 ब्रांचेस निकल जाएंगे, एक डबल बॉन्ड NH2, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ पे, दैट्स इट।
यप दैट इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ प्लस डाल दो, दैट इज एस। तो ओलंपियाड ने दोनों कंसिडर किए थे, दोनों के लिए 1 मार्क मिला था एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। वेरी सिंपल प्रॉब्लम ही है, बस एनालाइज करना है आपको कि न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सा था, इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सा था। इपॉक्साइड रिंग वॉज इलेक्ट्रोफिलिक साइट, उसकी ओपनिंग पे वर्क करके फाइनली ये आंसर दोनों मार्क करना है एंड दैट इज़ वाई ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर चुका है। तो अब पूरा प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन होगा, डीएनए म्यूटेट हो चुका है तो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। दैट इज द आंसर फॉर 2.5। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम 2.6। 2.6 के पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि एक ट्राईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड ग्लूटाथायोन common in many foods and are also synthesized by our body, acts as a natural inhibitor to glycidamide and acrylamide. Both acrylamide and glycidamide get attached covalently to glutathione and get excreted in the urine. Draw the major productive and glycidamide reacts with glutathione. मतलब एक कुछ नहीं, एक ट्राईपेप्टाइड था, एक कंपाउंड गिवन है हमें ट्राईपेप्टाइड है क्योंकि ये 2 पेप्टाइड लिंकेजेस प्रेजेंट है, तो इट इज अ ट्राईपेप्टाइड प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन और इसकी रिएक्शन हो रही है ग्लाइसिडामाइड से। तो अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि आखिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हमें चेक करनी है। इस कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक बस सेंटर ढूंढना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन कौन दिखता है यार, एक ये दिखता है और ये दिखता है, और तो कोई है नहीं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। नाइट्रोजन और सल्फर में कौन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑब्वियसली सल्फर। आपने बहुत डिटेल में इसको अपने थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा है। सल्फर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मेक्स इट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू अदर। तो बहुत ही क्लियरली सल्फर का अटैक अब आपको इसमें करवाना है। 2 पॉसिबिलिटीज़ आपको बनानी है एंड आई विल डायरेक्टली शो यू द 2 पॉसिबिलिटीज़ एंड दे विल बी द आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। तो दीज आर द आंसर्स। तो क्लियरली सल्फर का एक बार मैंने अटैक जब यहाँ से कराया तो रिंग यहाँ से ओपन हुई, making a 2 degree alcoholic system. That is the first answer. And second केस में जब मैंने बीच में अटैक किया तो it made a 1 degree alcoholic system. They are the answers to this problem. Let us start with problem 2.7. 2.7 के पहले जो थ्योरी गिवन है वो क्या है, some commercial foods products are modified with additives such as flavonoids, vitamins, etc. which trap the Maillard intermediates and trap acrylamide during overcooking. मतलब acrylamide जो हमने बनाया था कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज जिसका हमने प्रूफ किया था पिछले स्लाइड में, उसे ट्रैप करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो पहला जो मेथड क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ नियासिन, विटामिन B3 can react with acrylamide making it unavailable for further absorption for the body. This reaction happens via addition mechanism in which a nucleophile approaches an alpha beta unsaturated carbonyl compound at the beta position and gets generalized below. तो मतलब माइकल एडिशन का टोटल कॉन्सेप्ट है। ये प्रॉब्लम बड़ा ही फेमस है एंड बेस्ड ऑन माइकल एडिशन दैट इज़ 1,4 एडिशन ऑफ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है सब सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो this attacks on the beta position, that's alpha, that's beta, and it forms this compound. नेगेटिव बनता है, H+ मिल जाता है उसको। तो पहला प्रॉब्लम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेट अस ट्राई टू हैंडल इट। दिस इज द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये नियासिन है, अक्रैलामाइड नियासिन बताना है क्या बनेगा। तो हमें अभी क्वेश्चन ने क्लियर कर एक्सप्लेन कर दिया है। हमें पता है कि इस पूरे कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक साइड एक ही है एन का लून पर, इधर पे न्यूक्लियोफिलिक साइड एक ये है और एक ये है। तो क्वेश्चन में सिंस डेफिनेशन दे दी गई है कि माइकल एडिशन होने वाला है और ये सॉफ्ट नेचर का है, तो आपको पता है सॉफ्ट अटैक ऑन सॉफ्ट, HSAB प्रिंसिपल, इसका अटैक होगा यहाँ पे एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक। बहुत ही क्लियरली अब हम इसका आंसर बना देंगे एंड दैट विल बी NH2 डबल बॉन्ड O, ये बना यहाँ पे N, अगर तो उसको सीधा बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मेटा पोजिशन पे कार्बोक्सिलिक, दैट इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट ही बेसिक बना चाहिए, N का प्लस है माइनस बन जाएगा, दैट इज़ द आंसर। H+ प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि यहाँ पे जो H+ बनेगा इसका अगर आपको मैकेनिज्म डिटेल में मैं अगर बता दूँ तो आपने पढ़ा होगा इसको पहले भी, बट ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक जैसे ही करता है तो इनोलेट फॉर्म होता है एक्चुअल में, न्यूक्लियोफाइल O-R, ये आपने पढ़ा है। एंड फाइनली इसको H+ मिल जाता है किसी सोर्स से
जिससे कि फाइनली ये मेजरली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रादर देन द इनॉल फॉर्म। तो क्लियरली ये एच प्लस का सोर्स यहाँ प्रेजेंट था तो उसने एच प्लस दिया तो यहाँ में माइनस बन गया। दैट इज वाई दिस इज यू एंड दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें, सेकेंड प्रॉब्लम की थ्योरी क्या गिवन है कि ट्रैपिंग इंटरमीडिएट स्पीशीज सच एज अल्फा डाइकार्बोनिल्स द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंग्रेडिएंट्स ट्रैप अल्फा डाइकार्बोनिल्स। मतलब हमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, विथ MgO मिथाइल लाइऑक्सल के साथ हमें बहुत सारी सीरीज गिवन है, अलग अलग VWX बनाना है। तो लेट अस एक एक करके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं, फंडामेंटली है। पहला से शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, सिस्टीन। सिस्टीन गिवन है हमें, अमीनो एसिड है, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, सिस्टीन, यहाँ पे एक ई आएगा, सिस्टीन। इसका रिएक्शन से V बन रहा है तो बहुत ही सिंपल है, सल्फर का अटैक होगा, डिस्कस किया है, इससे बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी ये शो करता है। कहाँ होगा अटैक, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ का प्लस है डेल्टा प्लस को कम कर रहा होगा, एंड प्लस हिंड्रेंस फैक्टर से भी ये एल्डिहाइड इस कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, अटैक यहाँ होगा। डिटेल में आपने पढ़ा है इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने रेगुलर क्लासेस में। अटैक होगा, O पे माइनस आएगा, एसिड प्रेजेंट है, H प्लस दे देगा, एंड फाइनली जो हमारा कंपाउंड V बन जाएगा दैट विल बी OH, डबल बॉन्ड O, NH2, सल्फर। अटैक यहाँ हुआ ना, तो यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे एक OH लगेगा, और फाइनली यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3। and I believe that is the answer. Yep, that is the correct answer. That is a V. Let us move on to the next problem. This is the second problem, guanidine. अमीनो गुआनिडीन गिवन है, तो हमने थोड़ी देर पहले अमीनो मतलब नॉर्मल गुआनिडीन की हमने केमिस्ट्री डिस्कस की थी, अभी गुआनिडीन पे लोग फिर से सवाल बना दिए। तो अब गुआनिडीन पे अटैक कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसकी चर्चा करें। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि एक बार इस N का अटैक कराते हैं, बात बराबर ही होगी, दोनों में कोई डिफरेंस होगा नहीं, बट ठीक है, हम लोग चेक कर लेंगे। N के लोन पेयर का अटैक होगा, अगेन सेम NH2Z की रिएक्शन है, थोड़ा बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि W जो बन रहा है वो एक साइक्लिक प्रोडक्ट है, तो थोड़ा इंटरनल अटैक वगैरह होने वाला है, तो वी आर रेडी फॉर इट। क्या बनेगा, क्यों बनाते हैं हम लोग पहले। ये गुआनिडीन एज इट इज़ यहाँ रहेगा, NH डबल बॉन्ड NH2 NH, फाइनली यहाँ पे इमाइन बन चुका होगा, और ये डबल बॉन्ड हो CH3। अब यहाँ पे फर्दर अटैक होगा, किसका अटैक होगा, इसका और इसका। तो ये रेजोनेंस करके इधर डेंसिटी भेजेगा, और फाइनली ये अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी, इसका अटैक होगा यहाँ पे। गॉट इट ना, इसका अटैक नहीं होगा डायरेक्टली, ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। आपको पता होगा, आपने सीखा भी होगा कहाँ पे डीलोकलाइज्ड अटैक करता है, कहाँ पे लोकलाइज्ड अटैक करता है। जनरली मोस्ट 99% ऑफ द केस में लोकलाइज्ड वाला अटैक करता है। तो ये रेजोनेंस करके यहाँ जाएगा, डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका अटैक होगा, इसके ऊपर OH बनेगा, O पे आएगा माइनस, H प्लस लेगा, अगेन रिवर्जन हो जाएगा, फाइनली एक रिंग बनेगी। बना के देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अटैक हो रहा है ना, तो लेट अस ड्रॉ दिस, 6 मेंबर की एक रिंग बनानी है मुझको। तो N ओके, N ठीक है, यहाँ पे भी एक N बन चुका है, और राइट, एंड क्लियरली यहाँ पे जो है CH3 प्रेजेंट है। या दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर जो हमने बना लिया, एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर होना है, NH2। एंड सिंस पूरी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी यार, आपको समझ भी आ रहा है, काफ़ी बढ़िया सी। यहाँ पे इमाइन बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगी, मिथाइल है इधर, हाँ मिथाइल इधर है, नहीं सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे N डबल बॉन्ड इधर है, एंड रुक जाइए, मेरे को स्टेप वाइज ही जाना पड़ेगा, डायरेक्टली बना के कोई फ़ायदा नहीं है। डबल बॉन्ड NH N, इस पे वो अटैक, O पे आया OH, यहाँ पे आगे CH3, एंड फाइनली जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड N था, यहाँ पे N था, ये कंपाउंड बना था। हाँ, ये OH यहाँ से निकलेगा, ये रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, एंड ये बॉन्ड यहाँ से टोटोमराइज करके इधर आएगा, तो फाइनली बनेगा अपना यहाँ पे NH2। आपको मैं बना के भी दिखा सकता हूँ, साथ साथ में चला रहे, NH2 N
एंड फाइनली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल, यहाँ एंड यहाँ एक डबल, एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप। दैट इज़ द आंसर W। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस में दिक्कत हो गया, तो एक्चुअल में ये गलत है, ये यहाँ नहीं बनना चाहिए, एक्चुअल में ये नहीं बनेगा। यहाँ पे N है, CH3 इधर होना चाहिए, NH2 इधर है, CH3 एक छोड़ के यहाँ पे होना चाहिए, NH2 यहाँ डबल, यहाँ पे एक डबल होना चाहिए था। ठीक है, इसको अपन काट देते हैं। दैट इज़ अ W एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। एक और पॉसिबिलिटी जो इसमें हो सकती थी वो क्या है कि हमने फर्स्ट केस में इस पर अटैक कराया, एक मतलब बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता, बट एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये अटैक कर सकता है। तो अगर उस नज़रिए से देखेंगे, अगर मैं सेकंड एक ऑप्शन बनाऊँ कि डायरेक्ट यहाँ से लोन पेयर जाके इसका अटैक होगा, तो क्या बनेगा, बना के देखते हैं सर क्या बन सकता है। बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड N, वीडियो पे से बनाता हूँ, डबल बॉन्ड N, ओके, डबल बॉन्ड O, CH3 एंड दिस इज एज इट इज़। साथ साथ में करते रहिएगा, आपको समझ में आएगा, वरना थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस बनाना है साथ में। अब इसका इंटरनल अटैक करा दो, दोनों अलग अलग है मज़े की बात वही है, दोनों अलग अलग बन रहे हैं। दैट्स वाई एक इम्पॉर्टेंट केस है, समझना इसको कि अब इसका अटैक कराएंगे तो फाइनली अब देख पा रहे कि ये इसको आप पलट दो और वाटर निकाल दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड ये मिथाइल, डबल बॉन्ड N, यप दैट्स इट, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक मेटा पोजिशन है, यहाँ पे काइंड ऑफ पैरा पोजिशन है। आप चाहो तो इसको जस्ट एक इक्विलिब्रियम बनवा दो इसके साथ कि ये जो है NH2 N, तो एरोमेटिक ही बना दो ना, एरोमेटिक जब बन रहा है तो काहे को इतना दिमाग लगाना। दैट इज़ एन आंसर। तो अपने फाइनली एक दो प्रोडक्ट्स अपने पॉसिबल है, और दैट इज़ ओलंपियाड ने इसका 2 आंसर दिया। क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते जो डायरेक्टली एक थॉट आता है कि सर ये देख के अटैक करा दो, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। इंडीड हाई चांस है कि ज़्यादातर तो ये होना चाहिए था, बट हाँ इसी वजह से 2 आंसर बने हैं। अब चाहो तो एक बार मैं रीड्रॉ भी कर देता हूँ दोनों को, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। NH2 N CH3 दैट्स वन प्रोडक्ट, एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है दैट इज़ NH2। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो भी बोलो आप। NCH3 दैट इज़ द सेकंड प्रोडक्ट, दैट इज़ द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। दोनों ही W है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let us now discuss the last problem of this segment 2.7. क्रिएटिन, ये कंपाउंड हमें गिवन है क्रिएटिन, एंड ये MgO के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। रीज़न बिहाइंड कई सारे इसके अंदर अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट्स है, जो कि ओलंपियाड के आंसर की से हम लोग जज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है इस प्रॉब्लम के अंदर। कहते हैं कि जो प्रोडक्ट X है दैट इज़ अ साइक्लिक प्रोडक्ट। अब एकदम क्लियर बेसिक थॉट जो हम लोग दिमाग में लेते हैं, पहले उससे सोचते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन वाले क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियरली NH2Z अगेन यहाँ से अटैक करो, यहाँ से अटैक कराओ, इधर से अटैक होगा, बट प्रोडक्ट सेम बनेगा। अगर आप यहाँ से करो वहाँ से करो, बात बराबर ही होगी। तो डायरेक्टली आई कैन जस्ट डू दिस एंड पुट इट हियर। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल लुक समवॉट लाइक दिस। डबल बॉन्ड हो CH3, ये सेम है। मैंने यहाँ से नहीं करा, यहाँ से अटैक करके घुमा दिया मैंने, ठीक है। मतलब ये डबल बॉन्ड ये बना, यहाँ से अटैक करके घुमा दिया। डायरेक्ट होता है, क्योंकि आप अटैक यहाँ से करो यहाँ से करो, प्रोडक्ट सेम बनता है, बट करेक्ट ये होता है। ओके, अब कहता है कि X जो है साइक्लिक है। इस कंपाउंड से अगर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब साइक्लाइजेशन के लायक एक ही स्कोप यहाँ पे दिखता है। ये सब क्या ही करेगी, 3 डिग्री है, ये भी इंटरनल अटैक नहीं कर सकता, ये O किसी के साथ एस्टरिफिकेशन नहीं कर सकता, कुछ है ही नहीं यहाँ पे करने लायक। ये अगर एल्डोल
काइंड ग्रुप है वो भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक काइंड ऑफ थॉट क्या हो सकता है कि कोई स्टूडेंट यही अटैक करा दे, उससे एक पॉसिबल आंसर वो कह सकता है कि ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अगेन इस रिंग का बनना कोई भी तरह से रिएक्शन को फेवर नहीं कर रहा है। अगर यहाँ मिथाइल नहीं होता तो फिर भी मैं काइंड ऑफ टोडोमराइज करके रिंग एरोमेटाइज कर सकता था, लेकिन ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है। इस बेसिस पे हम लोग को ये चीज़ अब एनालाइज करना होगा कि अगर इस पर्टिकुलर केस के अंदर पॉसिबल ही नहीं है रिंग बनना, तो ओलंपियाड ने कुछ और ही चाहा होगा इस पूरे प्रॉब्लम में। दैट इज़ उसने अटैक मिथाइल वाले साइड पे कराया होगा। कैसे, क्यों? लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। मिथाइल साइड से अटैक कराते हैं, इसका अटैक होगा, जाएगा लोन पेयर, मिथाइल पे अटैक, क्या बनेगा? मिथाइल डबल बॉन्ड H। अगर आप कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे सर वापस से तो वैसे ही कुछ बना है, थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? अब अगर मैं इसका अटैक कराऊंगा इसके ऊपर, ध्यान से देखिए क्या बनेगा। OH H, ये हाइड्रोजन एटम अब टोटोमराइज कर सकता है और इसके ऊपर आ जाएगा, जिससे कि जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा ये नहीं, NH डबल बॉन्ड N मिथाइल, यहाँ पे एक अल्कीन बन जाएगी, जो कि फाइनली यहाँ पे टोडोमराइज करके कीटो बना लेगा। ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है एंड यही InCHO का आंसर की था। मीनिंग वो चाहते थे कि आप मिथाइल साइड पर अटैक कराए, क्योंकि एल्डिहाइड साइड पर अटैक करके रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एरोमेटिक फॉर्म ये एरोमेटिक बन गया है। अभी आप इसको टोडोमराइज करवा देंगे तो एरोमेटिक बन जाएगा। दैट इज़ वाई ओलंपियाड ने इस आंसर को किया। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये सोचना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, दैट इज़ द आंसर जो ओलंपियाड ने मार्क करवाया था। Let us now begin the last problem of question number 2 InCHO 2023, that is 2.8। उससे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फैक्ट्स गिवन है मेलार्ड रिएक्शन के बारे में। 5 फैक्ट्स है विच आर दीज जनरल ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेलार्ड रिएक्शन जनरेट्स H2 एज बाई प्रोडक्ट एंड एक्सेस H2O में फेवर बैकवर्ड रिएक्शन। बड़ा क्लियर है पूरे स्लाइड में। आपने फर्स्ट रिएक्शन में जब मेलार्ड रिएक्शन पहला स्टेप किया तो वहाँ से H2O निकला था एज बाई प्रोडक्ट कंडेंसेशन के थ्रू, कंडेंसेशन स्पेसिफिकली नहीं बट हाँ NH2Z न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू पानी निकला था। एंड आपको पता है ली-शर्टिलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा है कि अगर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई ये आपका पहला फैक्ट गिवन है। दूसरा फैक्ट गिवन है कि NaCl एनहांसेस द हाइड्रोलाइसिस रेट ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन एक्वस मीडियम। मतलब ये एक बड़ा क्लियर फैक्ट है कि सोडियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट की प्रेजेंस हाइड्रोलाइसिस रेट ऑफ सुक्रोज को इंक्रीज कर देती है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है। थर्ड फैक्ट कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेलार्ड रिएक्शन में प्रोसीड स्लोली एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन में बी फैसिलिटेटेड बाय आइदर H+ और हाई टेम्परेचर्स। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था उसी फर्स्ट स्लाइड में ही कि मेलार्ड रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, NH2Z वाली रिएक्शन है, तो इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय H+ एंड हाई टेम्परेचर, अदरवाइज रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। हाई टेम्परेचर क्वेश्चन में भी गिवन था कि 140 to 160 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है एंड H+ का सोर्स आपको पता है pH 4.5 to 6 यूज़ करते हैं जनरली NH2Z की रिएक्शंस के अंदर। फोर्थ फैक्ट है अमाइंस आर लेस लाइकली टू बी फाउंड एज NH3+ विद द इंक्रीज इन pH। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेटमेंट है ये, आपने पढ़ा भी होगा कि सिंस pH अगर बढ़ रही है, आपको पता है NH2 ग्रुप का जो pK वैल्यू होता है रफली 8 के अराउंड होता है, तो अगर pH इंक्रीज़ कर रहा है तो pH जैसे जैसे थोड़ा बढ़ेगा तो इस NH2 अगर 8 से बढ़ जाएगा, रफली अगर मैं 8 मान के चल रहा हूँ तो 8 से अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो इस NH2 के रिस्पेक्ट में मीडियम बेसिक होगा, रिलेटिवली बेसिक हो जाएगा, तो ये H+ लूज करके NH2 बना देगा, तो मतलब लेस लाइकली टू बी फाउंड एज NH3+ विद द इंक्रीज इन pH। दैट्स अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट।
मेटल आयंस इन फूड सच एज कैल्शियम 2+ Na+ कैन इंक्रीज द रेट ऑफ मिलार्ड रिएक्शन बाय स्टेबलाइजिंग नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट। अगेन बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मेटल आयंस या सॉल्ट अगर कंपाउंड जैसे प्रेजेंट होंगे रिएक्शन के दौरान, तो इंटरमीडिएट्स बनेंगे नेगेटिवली चार्ज, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे इसके थ्रू। दिस आर 5 फैक्ट्स, और इनके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2.8 ये है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है एंड उसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। साथ ही साथ बताना है कि अगर वो किस स्टेटमेंट या किस फैक्ट के लिए कोरिलेटेड, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। Rate of initial step of Maillard reaction is decreased at pH lower than the pK value of NH2 group। तो अगर pH जो है pK वैल्यू ऑफ NH2 ग्रुप से छोटी है, pH कम है, तो मतलब इस NH2 के लिए वो रिलेटिवली कैसा मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। ठीक है, रिलेटिवली एसिडिक मीडियम हो जाएगा NH2 के लिए। मतलब मान लो अगर pK वैल्यू इज 8 एंड लोअर है, तो मतलब pH 7 है रफली, जस्ट एग्जाम्पल की तरह मैं ले रहा हूँ इसको। तो क्लियरली इस NH2 के लिए ये रिलेटिवली एसिडिक मीडियम है, तो इसका मतलब ये NH2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, NH3+। और क्लियरली आपको पता है NH3+ अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड ये किस स्टेटमेंट, किस फैक्ट को ये कोरिलेट कर रहा है, दैट इज वी विल डायरेक्टली से ये फैक्ट नंबर 4 को कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि वो है अमाइंस आर लेस लाइकली टू बी फाउंड एज NH3+ विद द इंक्रीज इन pH। दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, पार्ट बी कहता है वेरी लो pH डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर pH कम है मतलब मीडियम एसिडिक है, और मीडियम एसिडिक है इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो डिक्रीज तो कतई नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता ही है, आपने बेसिक लेवल पे भी इस चीज़ को एनालाइज किया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लो pH पे होती है। एक और रीज़न उसका होता है कि कार्बोनिल्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, कि जैसे ही H+ ले लेता है तो ये बॉन्ड अपने आप एक काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट में, रेजोनेंस स्टेट में रहता है, इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। हेंस दिस स्टेटमेंट इज क्लियरली फॉल्स। एंड ये किस फैक्ट के लिए कोरस्पॉन्डिंग करता है, तो बहुत ही क्लियर आपको फैक्ट 3 ये एग्जैक्ट सेम चीज़ एक्सप्लेन करता है कि अगर H+ को दिया जाए तो रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो फास्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई ये फैक्ट नंबर 3 को कोरस्पॉन्ड करता है, एंड ये वाला किसको कर रहा था, फैक्ट 4 को कर रहा था। दैट इज़ द आंसर टू प्रॉब्लम नंबर बी। लेट्स टॉक अबाउट सी। कहता है कि इन रेसिपीज of stir frying onions brown faster with lemon and tamarind juice than when stir fried alone। तो लॉजिकली अगर बात करें, लेमन एंड टैमरिन जूस जैसे ही हम लोग डालेंगे तो इसका मतलब ये दोनों ही एसिडिक होता है। तो लेमन इज सिट्रिक एसिड कंपोनेंट होता है, तो दीज आर एसिडिक, मतलब इनका काम क्या होता है, ये pH को लो करवा देते हैं। pH लो करवाते ही क्या हो जाएगा, pH लो करवाते ही आपका जो NH2 ग्रुप है दैट विल कन्वर्ट इनटू NH3+। इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि अगर NH2 रहता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, NH3+ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब pH कम हो गया, एसिडिक मीडियम बन गया, तो NH3+ बन गया। इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। मेलार्ड रिएक्शन किस लिए था, एकदम फर्स्ट स्लाइड में ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो फास्टर नहीं होगी, स्लोअर हो जाएगी। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। एंड ये किस फैक्ट के लिए कोरेस्पॉन्ड करेगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी ये वाला फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों, फैक्ट नंबर 4 भी तो ये कह रहा है कि pH बढ़ाने पे NH3+ में कम मिलता है, तो इसका कोरिलेट है, इनवर्स कह रहा है इसका, बस वही है। दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर, फैक्ट नंबर 4 पे कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन डी, higher concentration of salt promotes Maillard reaction in food dishes containing sucrose। तो ये कह रहा है कि अगर सुक्रोज कंटेनिंग कोई कंपाउंड है उसमें सॉल्ट डाल देंगे तो Maillard रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे फैक्ट्स ही ये कह रहे हैं। फैक्ट नंबर 5 क्या कह रहा था, अगर कैल्शियम 2+ Na+ सॉल्ट प्रेजेंट है एंड रेट ऑफ Maillard रिएक्शन बढ़ेगी। साथ ही साथ एक और फैक्ट था सुक्रोज रिलेटेड, NaCl एनहांस द हाइड्रोलाइसिस। सुक्रोज अगर
NaCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा तो ग्लूकोज जल्दी बनेगा, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। तो फैक्ट 5 भी इसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, फैक्ट 2 भी इसको कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आंसर विल बी फैक्ट 2 एंड फैक्ट 5। दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब बात करते पार्ट ई की। इसमें कह रहा है ड्यूरिंग बट कुकिंग पोटैटोज केप्ट अर्लियर इन सॉल्ट वाटर टेंड टू ब्राउन फास्टर देन पोटैटोज केप्ट इन वाटर। तो क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। वाई? बिकॉज अगेन फैक्ट्स इसको वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फैक्ट नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो Na+Ca2+ जो लिखा फैक्ट नंबर 5 में, यू कैन रेफर टू द इमेज, इंक्रीज द रेट ऑफ मेलार्ड रिएक्शन बाय स्टेबलाइजिंग। तो कहीं ना कहीं फैक्ट 5 इसको प्रमोट कर रहा है। साथ ही साथ एक और फैक्ट है जो कि कई लोग मिस कर जाते हैं, फैक्ट नंबर 1 भी इसको प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड चल जाती है। तो सॉल्ट वाटर के केस में वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसका मतलब एज कंपेयर टू वाटर वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। दैट इज द आंसर टू प्रॉब्लम नंबर ई। लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर एफ। In soup, vegetables such as carrots, cauliflowers get less brown during boiling in a pressure cooker than during open vessel boiling. Again अब देखते हैं ये सही की गलत है। तो this statement is also false। क्यों सर ये false है? ये false इसीलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैक्ट नंबर 3 इसको डिस्कार्ड करता है कि हमें पता है कि प्रेशर कुकर एंड ओपन वेसल में, एक क्लोज्ड वेसल एंड ओपन वेसल में टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर, मोर टेम्परेचर कुकर के अंदर होगा क्लोज्ड वेसल में, ओपन वेसल से के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, आपने पढ़ा है इस चीज़। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी एज पर फैक्ट नंबर 3। तो दिस इज़ द थिंग जो कि इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। साथ ही साथ फैक्ट नंबर 1 की बात करें, फैक्ट नंबर 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर के अंदर सिंस टेम्परेचर ज़्यादा है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रही है, एज मोर ज़्यादा स्टीम में कन्वर्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू ओपन वेसल। ओपन वेसल के अंदर क्या है कि प्रेशर बैलेंस हो रहा है बहुत अच्छे खासे, टेम्परेचर का उतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो वाटर स्टिल वाटर। तो आपको पता है एक्सेस वाटर अगर प्रेजेंट है तो रिएक्शन बैकवर्ड चल जाएगी। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एस्केप नहीं कर रहा, लेकिन स्टीम फॉर्म में, समझ रहे हो, स्टीम है प्रेशर कुकर के अंदर, ओपन वेसल के अंदर लिक्विड है, तो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, बैकवर्ड हो जाएगी रिएक्शन। तो समझ रहे हो, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा प्रेशर कुकर में। हेंस फैक्ट 1 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। एंड दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ओलंपियाड 2023।